Hello students, today we start our next topic of power system, that is SAG. Okay, in last lecture we studied about the method of improving the sting efficiency, and what are these methods? These are methods like using guarding rings. Okay, first one method is the using the longer cross arm, second one is the grading of the capacitance, and third one, and that is your last and most preferable method to improve the sting efficiency. And what is that? That is by using static shielding or guard ring. Okay, and what is the guarding? Guarding is nothing but a metal ring structure which is connected to the conductor. Okay, एक कंडक्टर का जो भी एंड है, दैट मीन्स कौन सा एंड, जो कि आपका उस पर्टिकुलर डिस्क से कनेक्टेड जो कंडक्टर है उसी से हम एक कनेक्ट करते हैं मेटल रिंग को. वो मेटल रिंग जो होता है वो एक शील्ड प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द नंबर ऑफ डिस्क को. जितने भी नंबर ऑफ डिस्क हमने पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, पर्टिकुलर एक सस्पेंशन इंसुलेटर में इंस्टॉल कर रखे हैं, उसकी उसको वो शील्डिंग प्रोवाइड करता है. शील्डिंग दैट मीन्स वो एक ऐसा कैपेसिटेंस और ऐसा करंट फ्लो कराएगा जो कि सेम डिफरेंट पोलैरिटी का है बट सेम अमाउंट का है. सो दैट कैन कैंसिल आउट दी शंट कैपेसिटेंस पैरामीटर, और शंट कैपेसिटेंस की वजह से ही हमको अनइवन या फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल देखने को मिलता है. तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए वी सब्स्टिट्यूट और वी कैन प्लेस शील्डिंग ओवर देयर. ओके, सो हमने कुछ न्यूमेरिकल भी उसके लिए परफॉर्म किए थे. नेक्स्ट जो टॉपिक है इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक के लिए जो मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हम स्टडी कर रहे हैं, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सैग एंड टेंशन कैलकुलेशन. ओके, so how we perform this sag and tension calculation? So sag and tension calculation के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है, जैसे कि टेंशन के बारे में हम सब लोग फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है अगर वो टाइटली बाउंड है, टाइटली माउंट है किसी भी सपोर्ट के ऊपर, तो दैट मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई टेंशन इन्वॉल्व होता है. ठीक है, कोई चीज़ एक्सपांड कर रही है, कोई चीज़ जो है वो अगर उसके अंदर सस्पेंशन आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीज़ें टर्मोलॉजीज हम फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन सैग जो होता है इसके लिए हम ज़्यादा हम इसके लिए बोल सकते हैं ये हमारे लिए कंफर्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग ये टर्मोलॉजी फर्स्ट टाइम स्टडी करेंगे. सो अगर सिंपल डेफिनेशन में बोलूँ तो सैग क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ स्पान क्या होता है, ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है. तो सैग ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है? ग्राउंड क्लियरेंस इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? vertical distance between the conductor and the ground. So that's why it is called as ground clearance. ठीक है, clearance that means distance, और ground से clearance है इसलिए we called as a ground clearance. Okay, next span length. Span length is nothing but the horizontal distance between two consecutive supports. Okay, supports that means आपके जितने भी number of poles हैं, number of towers हैं, उनके बीच में जो भी horizontal, ठीक है, इस तरह का हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है उसको मैं बोलती हूँ स्पान लेंथ. सैग जो होता है उसी की एक नई टर्म निकल के आती है. सैग को हम क्या बोलते हैं? जो भी आपका कंडक्टर है, ठीक है, जो भी आपका लाइन कंडक्टर होता है वो सपोर्ट्स और टावर के बीच में ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइट वे में कनेक्ट होता है, ना ही वो बहुत ज़्यादा लूज वे में जो होता है हैंग कर रहा होता है. यानी कि हैंग नहीं बोलेंगे, अब टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पोल इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, जैसे हम मशीन की बात करते हैं, तो हम उसमें डील करते हैं जनरेटर और मोटर साइड के इंस्टॉलेशन की. ठीक है, वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन का. किसी भी चीज़ को लगाना दैट मीन्स इंस्टॉलेशन करना. हमने मशीन्स में ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करा था. इसी की तरह से अगर हम जब TND पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ पावर सिस्टम, अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जब भी हम मशीन्स, अभी हम यहाँ मशीन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पोल्स, टावर, कंडक्टर की इरेक्शन की बात करेंगे. तो उन चीज़ में यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे दैट इज़ योर इरेक्शन. ठीक है, यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन भी ले सकते हैं बट मोर सुटेबल जो होता है हम इरेक्शन टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं. सो अब से मैं जब भी बोलूँगी कोई भी लाइन हमें इंस्टॉल करना है, कोई भी कंडक्टर या टावर हमें इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए मैं कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करती हूँ? इरेक्शन की. ठीक है, इरेक्ट करना, किसी भी पोल को इरेक्ट करना, उसके लिए एक प्रॉपर वे में हम एक गड्ढा खोदेंगे, उसकी कितनी डेप्थ में उसको अगर हमें उसे गाड़ना है या कितनी डेप्थ में उसको हमें इंस्टॉल करना है या इरेक्ट करना है. ठीक है, तो इरेक्शन टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे जब भी हम इंस्टॉलेशन ऑफ पावर सिस्टम की बात करते हैं या उसके बारे में डील करते हैं. ठीक है, तो
सैग क्या होता है, जो भी मैंने बताया अभी, जो भी लाइन कंडक्टर्स होते हैं वो भी किसी भी दो टावर या दो सपोर्ट्स या दो पोल के बीच में, ना तो ये कंडक्टर बहुत ज़्यादा उन इंसुलेटर, और ये हैंग या स्ट्रिंग किस पे हो रहा होता है आपका, ये स्ट्रिंग हो रहा होता है या हैंग हो रहा होता है किनके बीच में, इंसुलेटर से ये बाउंड होता है, ठीक है। कंडक्टर जो होता है वो क्रॉस आर्म्स के थ्रू इन इंसुलेटर से कनेक्ट होता है, इंसुलेटर जिस क्रॉस आर्म पे लगा हुआ है, प्लेस्ड है, उससे ये कंडक्टर जो होता है वो स्ट्रिंग होकर रहता है या फिर हैंग कर रहा होता है, ठीक है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, किस कॉन्फ़िगरेशन में हम कंडक्टर को दो कंसेक्यूटिव पोल्स या दो टावर के बीच में इरेक्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, वो पैटर्न, वो कर्वेचर जो फॉर्म होता है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं सैग। यानी जो भी कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स कंडक्टर जो होता है वो आपका या तो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं किसी भी कंडक्टर को पोल्स में के बीच में बाउंड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम भी होता है, इसी तरह से सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम होता है, सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम होता है। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी तक स्टडी किया है हमारे लास्ट चैप्टर में। बट उनको हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे जब हम कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे आगे, जब मैं आपको 2 टॉपिक्स अभी हमारे और रिमेनिंग हैं मैकेनिकल डिजाइनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में, वो है आपका फर्स्ट, तो जो हमने अभी तक स्टडी किया है वो है इंसुलेटर्स, ठीक है। कितने नंबर ऑफ इंसुलेटर हैं वो हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं, 5 या 4 टाइप के जितने भी इंसुलेटर हैं वो मैं आपको स्टडी करा चुकी हूँ। जो मोस्ट रिनाउंड या कॉमनली यूज किया जाने वाला इंसुलेटर होता है जिसके बारे में हमने डील किया था, विच इज योर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। उस सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में वी गो थ्रू दी प्रॉब्लम्स विच इज मोस्टली अकरिंग इन दैट पर्टिकुलर इंसुलेटर, एंड व्हाट इज दैट, द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल या वोल्टेज का नॉन यूनिफॉर्म या अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक प्रॉब्लम होती है, वो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो टॉपिक हमारे रिमेन करते हैं जो कंपोनेंट्स मैकेनिकल डिजाइनिंग में हैं, वो होता है आपका टाइप्स ऑफ दी टावर और पोल स्ट्रक्चर, ठीक है। किस मटेरियल के वो पोल वहाँ पे बने होते हैं, जैसे वुडन पोल्स होते हैं या आरसीसी के पोल्स होते हैं या स्टील पोल्स होते हैं। आजकल जो मोस्टली टेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं वो है स्टील पोल्स या स्टील टावर का, ठीक है। उनके क्या फीचर्स होते हैं वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्रॉस आर्म्स जो होते हैं, क्रॉस आर्म्स की कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन होंगे, किन किन प्रॉपर्ली शेप्ड हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने जिस क्रॉस आर्म के बारे में बात करी वो एक स्ट्रेट लाइन के पैरामीटर्स कुछ होता है, इस तरह से हमने डील किया। ये यू शेप में भी हो सकता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जितने भी क्रॉस आर्म्स होते हैं उनको हमें देखना है। वो कुछ ज़्यादा समझने वाला चीज़ नहीं है, उसको सिर्फ हमें थ्योरी के लैंग्वेज में पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से कंडक्टर के टाइप्स ऑफ कंडक्टर हैं, डबल एसी कंडक्टर होता है, ACSR कंडक्टर होता है, क्योंकि हम एल्यूमिनियम कॉपर का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को और बिल्डअप करने के लिए और बूस्टअप करने के लिए वी इन्वॉल्व अदर मटेरियल ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स। जैसे कि अगर एल्यूमिनियम कॉपर का यूज़ ना करके हम उनका दोनों का एक कंबाइन कॉम्बो तैयार करते हैं जिससे कि उसकी मैकेनिकल और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ सके, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स कैसे कैसे नए नए जो हैं अब यूज़ किए जाते हैं कंडक्टर मटेरियल, वो है। उसी में हम आगे पढ़ेंगे कंडक्टर की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने कंडक्टर को एक इंसुलेटर से दूसरे इंसुलेटर में हमने कंडक्टर को इस तरह से बाउंड कर रखा है, क्योंकि नंबर ऑफ इंसुलेटर है। अब यहाँ पे मैंने मान के चलिए, सपोज कीजिए कोई मेरा डायग्राम है जिसमें कि मैंने 2 पोल्स का एक डायग्राम यहाँ पर सपोज किया है, ठीक है। इन 2 पोल्स के बीच में मैंने एक पोल्स में कितने क्रॉस आर्म नजर आनी है, यहाँ पे मेरे पास 2 क्रॉस आर्म्स है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये मेरे किसको डिनोट कर रही है, क्रॉस आर्म्स को डिनोट करती है। सेम इसी तरह से दूसरे पोल पे भी वही 2 क्रॉस आर्म्स हैं। उनके ऊपर हर ईच साइड पे कितने इंसुलेटर इंस्टॉल हैं, यहाँ पर 4 इंसुलेटर हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। एक पोल पे आपको 4 इंसुलेटर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी 4 हैं। जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, 5 भी हो सकते हैं। एक सेंटर वाली टिप पे भी मैं यहाँ पर एक पिन टाइप इंसुलेटर को इरेक्ट कर सकती हूँ, इंस्टॉल कर सकती हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, वेदर इज द 3 स्टार कनेक्शन है, डेल्टा वाला कॉन्फ़िगरेशन है या ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग है। तो अब ये एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ जब हम कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे उसमें हम उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। सेम ग्राउंड क्लियरेंस आपका कितना होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ की यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज डिराइव्स हैं, ठीक है। जो हम सैग और टेंशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आपके पास सैग की वैल्यू नोन है और अगर आपने उस सैग की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ दी कंडक्टर स्पेसिंग, ठीक है। 1 या 2 या 3 वायर या 3 फेज 4 वायर की अगर कोई लाइन है तो डेफिनेटली उसमें 4 वायर होंगे, ठीक है।
तो 4 वायर लाइन में उन सभी वायर्स के बीच में, उन सभी कंडक्टर बीच में एक दूसरे में क्या डिस्टेंस होना चाहिए, वो चीज़ जब हम कंडक्टर। तो अभी हमारे पास 2 टॉपिक जो हैं इस मैकेनिकल डिजाइनिंग में रिमेनिंग है, वो है आपके लाइन सपोर्ट्स which is nothing but a poles and tower structure, and second one is the conductor, and in which that we concluded all the topics of conductor spacing related with the ground clearance, pole to pole कितना, एक पोल से दूसरे पोल में कितना डिफरेंस होना चाहिए, क्या मार्जिन उसमें गैप होना चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ें हम आगे एक इंडेक्स के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने ये देखा था कि कितने केवी की लाइन के लिए आप कितना डिस्क प्रीफर करते हो, ठीक है, कितना डिस्क हम नंबर ऑफ डिस्क प्रीफर करते हैं। जैसे 11 केवी का एक इंसुलेटर है, तो इसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंडेक्स बताया था, तो सेम उसे से सारी वैल्यूज जो है एक इंडेक्स के फॉर्मेट में हमको गिवन है, वी जस्ट हैव टू गो थ्रू ऑन दैट। ओके, तो बैक टू दी टॉपिक, व्हाट इज सैग, ठीक है। सबसे पहले तो डेफिनेशन को हम स्टडी करते हैं। इट इज नथिंग बट अ डिफरेंस लेवल बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द सपोर्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। डिफरेंस इन लेवल, ठीक है, लेवल का डिफरेंस है। सैग क्या डिनोट करता है, डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन दी पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट के पॉइंट्स कौन से होते हैं, ये आपके इंसुलेटर, ठीक है। जैसे ये मेरे 2 सपोर्ट्स हैं, ठीक है, इन दोनों सपोर्ट्स के बीच के ही डिफरेंस की बात हम करेंगे। तो इनके ऊपर जो हैंग्ड है कंडक्टर, किसके थ्रू, इंसुलेटर के थ्रू। एक तो ये हो गया मेरा, ठीक है, द पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। अब कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, मिडिल ऑफ दिस कंडक्टर या फिर सेंटर ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मिडिल या सेंटर में जो पॉइंट है, दैट इज योर लोएस्ट पॉइंट ऑफ दैट द कंडक्टर। तो कंडक्टर का जो भी लोएस्ट पॉइंट होता है और सपोर्ट जो होते हैं, लाइन सपोर्ट जो होते हैं, ठीक है, उन दोनों के लेवल के डिफरेंस को, या इन दोनों के लेवल का डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं, ठीक है। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, सपोज कीजिए कि ये मैंने यहाँ पे 2 टावर ले रखे हैं, या 2 मेरे कोई भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, वेदर इट इज अ पोल और टावर, ठीक है, कोई भी हो सकता है। इसके बीच में यहाँ पे मेरा कंडक्टर इस तरह से यहाँ पे हैंग्ड है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि कभी भी जो भी आपका कंडक्टर होगा वो किसी ना किसी कर्वेचर पैटर्न में ही हैंग्ड होगा, ठीक है। कभी भी वो एक स्ट्रेट लाइन हमें कभी भी नहीं दिखता है, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकली भी बात करेंगे तो कोई भी कंडक्टर जो होता है वो इन दोनों टावर, इन दोनों या इन दो पर्टिकुलरली इन 2 कंसेक्यूटिव यानी कि 2 कंसेक्यूटिव पोल्स के बीच में कभी भी वो किसी भी स्ट्रेट लाइन में या बिल्कुल एकदम कोई भी उसमें कर्वेचर ना हो, कोई भी उसमें एक स्लोप ना हो, इस तरह का हमें वो कभी नजर नहीं आएगा, ठीक है। देयर विल बी अ सब मार्जिनल गैप जिसके थ्रू उसमें कर्वेचर का फॉर्मेट देखने को मिलता है, ठीक है। कभी भी कंडक्टर जो होगा वो आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन में या टाइटली बाउंड नहीं देखने को मिलता है, उसमें कोई ना कोई मार्जिन होगा जिससे कि वो थोड़ा सा उसके अंदर डिप होगा, या कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई हैंग्ड मतलब कर्व का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर हम एक पर्टिकुलरली इस इंसुलेटर से जहाँ से कि ये माउंट है उस पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, गैप को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट आपका ये है कंडक्टर का, और सपोर्ट जो है, जिस सपोर्ट से ये आपका इंसुलेटर हैंग्ड है, ठीक है, या इंसुलेटर का जो पॉइंट है उसको अगर हम लें, ठीक है, तो उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली देखो ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है, ग्राउंड क्लियरेंस जो भी आपका कंडक्टर है, आप यहाँ से लो डिस्टेंस, इस पॉइंट से लो या इस पॉइंट से लो, हमेशा आपका ग्राउंड क्लियरेंस सेम ही होगा, ठीक है। तो ग्राउंड क्लियरेंस में कोई हम लोएस्ट या फिर अबव या फिर कोई टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं प्रिफर करते। हम लोग उसमें बेसिकली बोलते हैं कि कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में जो भी आपका डिस्टेंस है, जो भी आपका क्लियरेंस है, वही आपका क्या कहलाता है, ग्राउंड क्लियरेंस कहलाता है, ठीक है। तो सैग क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर और सपोर्ट जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है या डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी वायर जो होता है या कोई भी कंडक्टर है वो एक फ्लेक्सिबल क्रॉस सेक्शन का ही कोई कंडक्टर होता है, ठीक है, जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि जो भी एक अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक रेफरेंस के लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं उस इंसुलेटर या उस पर्टिकुलर सपोर्ट से, और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर के डिस्टेंस को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी वैल्यू क्या कहलाती है, सैग कहलाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंस इन लेवल को शो करता है, ठीक है। लेवल ऑफ डिफरेंस किन के बीच की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर और सपोर्ट के बीच में। और सपोर्ट में भी अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो मैम लाइन सपोर्ट तो पोल होता है या टावर होता है, लेकिन हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं कहाँ से, जो हमारे इंसुलेटर है। तो बेटा इंसुलेटर ही वो पैरामीटर है, वो कंपोनेंट है जिससे कि हमारा कोई कंडक्टर जो है वो
पर्टिकुलरली एक लाइन या डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। इस इंसुलेटर से ही आपका कोई भी कंडक्टर जो है वो माउंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने डिस्टेंस कहाँ से कवर की है इसकी, पोल के लिए या सपोर्ट के लिए, वो हमारी यहाँ से है इंसुलेटर से, ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है कि इसमें दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। आगे हम जो सैग और टेंशन का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें अभी और स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिस पे कि हमारा सैग डिपेंड कर रहा होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पे कि हमारा टेंशन डिपेंड कर होता है। सैग और टेंशन की कैलकुलेशन के लिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था, दो मेथड्स को हम प्रीफर करते हैं, ठीक है। अभी तक दो मेथड्स ही डेवलप हैं। एक होता है आपका कैटनरी मेथड, ठीक है, एक होता है आपका कैटनरी मेथड और सेकंड होता है आपका पैराबोलिक मेथड। कैटनरी मेथड को ही हम मोस्टली प्रीफर करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चांसेस ऑफ एरर कम होता है कंपैरेटिव विद दी पैराबोलिक मेथड, ठीक है। उसके अंदर चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा होता है, मोर एक्यूरेट वैल्यूज हमें सैग की देखने को नहीं मिलती अगर हम पैराबोलिक को प्रीफर करते हैं। तो कैटनरी मेथड जो होता है ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है, बट जो वैल्यू हमें निकल के आती है वो कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेटली निकल के आती है और नंबर ऑफ एरर के चांसेस इसमें देखने को कम मिलते हैं। वो क्या होता है, उसका भी एक रीज़न होता है कि कितना लेंथ ऑफ स्पान कितना होना चाहिए, जिससे कि आपका एरर का रेशियो कितना निकलेगा, प्रिसाइज वैल्यू कितनी निकल के आती है, वो एक फैक्टर होगा जो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो कैटेनरी और पैराबोला ये दो क्या होते हैं, कर्वेचर के फॉर्म में, कर्व्स के फॉर्म होते हैं। अगर मान के चलिए कि सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे दो टावर हैं, उनके बीच में अगर कोई भी मेरा जो भी मेरा कंडक्टर है, अगर वो बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा होगा या बहुत ज़्यादा लूज तरीके से उन दो इंसुलेटर के बीच में हैंग होगा, तो उसमें एक डीप कर्व देखने को मिलता है। अगर एक ह्यूज कर्व हमें देखने को मिलता है तो उस तरह की स्ट्रक्चर को, उस तरह के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, कैटरनरी शेप। जो कन्फिगरेशन निकल के आएगा, अगर आपका कंडक्टर जो है वो लूज तरीके से बाउंड है, वायर जो है वो बहुत ढीला है और बहुत ढीले तरीके से बंधा हुआ है इंसुलेटर के ऊपर, तो उस तरह के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, कैटरनरी शेप बोलते हैं, ठीक है। उस तरह के कर्वेचर शेप को क्या बोलते हैं, हम कैटरनरी शेप बोलते हैं। अगर इसी तरह से इसी के अकॉर्डिंग अगर जो कर्व है वो थोड़ा सा नैरो है, यानी कि लेंथ वाइज, यानी कि दो सपोर्ट्स हैं उनके बीच में अगर कोई कंडक्टर है उसके बीच में ज़्यादा डीप है, यानी कि ज़्यादा उसके अंदर नैरो वाला कर्व बन के आता है, तो उसको बोलेंगे हम पैराबोलिक शेप। और अगर एक ह्यूज कर्व इस तरह से बन के आएगा जिसमें कि लेंथ ज़्यादा होगी लेकिन वो नैरो नहीं है, ठीक है, लेंथ ज़्यादा है, पोल टू पोल गैप ज़्यादा है, दैट्स वाई जो है जो कन्फिगरेशन है उसके अंदर जो भी आपका कर्व निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा लेंथ में ह्यूज होगा, ठीक है। तो डीप मतलब कि उसमें सैग कम है, ठीक है। और इस वाले नैरो कर्व में क्या होता है, सैग आपका ज़्यादा है, इसीलिए वो बहुत ढीले तरीके से आपका वायर जो है वो बाउंड है। तो उस तरह के कर्वेचर को मैं बोलती हूँ पैराबोलिक कन्फिगरेशन, और दूसरा होता है मेरा कैटरनरी कन्फिगरेशन, ठीक है। तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे आगे वो कैटरनरी मेथड के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम इसमें स्टडी करेंगे, पहला तो ये है हमारा सैग की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि सैग होता क्या है। जैसे कि इस डायग्राम में बता रखा है, कंडक्टर से ग्राउंड की जो डिफरेंस होता है उसको मैं क्या बोलती हूँ, ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर एंड द सपोर्ट्स के बीच का जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, उसको बोलती हूँ मैं सैग, ठीक है। और ये मेरा कंडक्टर है, इस तरह का डायग्राम में देखना होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द सैग वैल्यू। सबसे पहले तो कोई भी आइडल या पावर सिस्टम के लिए जब भी हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की डिज़ाइनिंग करते हैं या जो हम मैकेनिकल डिज़ाइनिंग ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए क्या, जैसे कि कोई भी मशीन होता है उसकी एफिशिएंसी नियर टू 100% होनी चाहिए, तभी उसके अंदर नंबर ऑफ लॉसेस कम होंगे, मोस्ट एफिशिएंटली वो मशीन परफॉर्म करेगी। उसकी परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि कोई भी मशीन की अगर एफिशिएंसी नियर टू 100% है, दैट मीन्स वो मशीन एक तो लॉसेस कम जनरेट करेगी, प्लस उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी और अच्छी होगी। इसी तरीके से अगर हम सैग और टेंशन की बात करेंगे तो ये वो दो पैरामीटर होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइन की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए मेरे को डिज़ाइनिंग करनी है तो हम एक डिज़ाइनिंग इंजीनियर या फिर एक पावर सिस्टम डिज़ाइनिंग इंजीनियर क्या प्रेफर करेगा कि सैग और टेंशन ये दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी। डिजायरेबल कंडीशन ये होती है कि सैग एंड टेंशन जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू हमेशा मिनिमम होना चाहिए, दैट इज योर डिजायरेबल कंडीशन, ठीक है। ये आपका डिजायरेबल कंडीशन होता है कि सैग और
टेंशन की जो वैल्यू है वो हमेशा मिनिमम होनी चाहिए, दैट इज योर डिजायरेबल। बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, हम ये चीज़ अडॉप्ट नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। और वो क्यों नहीं कर सकते, उसका भी एक रीज़न होता है, ठीक है। देखो ये जो दोनों पैरामीटर्स होते हैं सैग और टेंशन, ये एक डिजाइनिंग के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। जब हम परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को स्टडी करेंगे, उसके अंदर हम लाइन को कैटेगराइज करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर पर्टिकुलर डिस्टेंस, कि अगर एक लाइन इरेक्ट हो रही है, अगर उसके बीच में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगा। 80 से 100 किलोमीटर का पोल टू पोल डिफरेंस कितना है, 80 से 100 किलोमीटर के बीच में वो डिस्टेंस है तो वो कहलाएगी मीडियम लेंथ लाइन। 100 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए अगर हम लाइन की डिजाइनिंग कर रहे हैं तो वो लाइन किसके अंदर आती है, लॉन्ग डिस्टेंस लाइन में आती है। तो ये जो टॉपिक्स होंगे वो परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हम सर्किट एनालिसिस का पूरा उसके अंदर आपका सर्किट थ्योरी लगेगा एक तरह से उस परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जिसमें हम उसको टी और पाई नेटवर्क का वहाँ यूज़ करके हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। लॉसेस कितने हैं वो डिराइव करेंगे, कितना पावर उसके अंदर मीडियम लाइन के लिए हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो वो परफॉर्मेंस ऑफ द लाइन में हम स्टडी करते हैं। सैग और टेंशन का कैलकुलेशन जो होता है ना, ये कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ करते हैं डिजाइनिंग पर्पस के लिए, क्योंकि मैकेनिकल डिजाइनिंग स्टडी कर रहे हैं तो अभी तक हमने इंसुलेटर स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सैग और इंसुलेटर का है, तो ये दोनों डिजायरेबल कंडीशन क्या होता है कि मिनिमम होना चाहिए। लेकिन अगर हम मिनिमम करेंगे तो क्या होता है, वो एक चीज़ हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि सैग की वैल्यू आपकी कम होती है, सपोज कीजिए अगर सैग आपका कम है, दैट मीन्स सैग क्या बताता है, सैग बताता है कि ये जो कंडक्टर है ना, जो इन इंसुलेटर के बीच में वाउंड है, वो कितना टाइटली वाउंड है या कितना लूज तरीके से वाउंड है, ठीक है। अगर आपका सैग कम होता है तो दैट मीन्स, अगर आपका सैग कम है तो इसका मतलब क्या है कि वायर जो है वो क्या है आपका टाइटली बाउंड है, ठीक है, टाइटली बाउंड है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ टाइटली बाउंड होती है तो उसके ऊपर टेंशन की वैल्यू क्या होती है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या होती है आपकी, हाई होगी, ठीक है। टेंशन क्या हो जाएगा उस केस में, हाई हो जाएगा। मतलब टेंशन और सैग जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर सैग ज़्यादा है तो टेंशन आपका क्या होगा, हमेशा कम होगा। एक इनमें इन्वर्स प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक है। सैग अगर देखो, सैग की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये गैप और नीचे चला जाएगा, ये जो कंडक्टर है वो और नीचे जाके और लूजली हैंग हो जाएगा, तो ये सैग क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ नहीं देगी। भाई हॉरिजॉन्टल पॉइंट तो आपका सेम ही है, दैट इज योर रेफरेंस पॉइंट। सैग यानी कि जो आपका लाइन है उसको मैं अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी जाऊँ और उसको थोड़ा डीप में हैंग कर दी जाऊँ, और मैं थोड़ा सा इसको जितना ज़्यादा ये ग्राउंड के नीचे आता जाएगा, ये ग्राउंड के जितना ज़्यादा नियर होता जाएगा, तो दैट मीन्स आपका सैग की वैल्यू जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। यही तो मेरा सैग है। अब सैग की वैल्यू कैसे चेंज होगी, या तो इंसुलेटर तो मेरे फिक्स है, यहाँ पर जो चीज़ वेरी कर रही है वो क्या कर रही है, कंडक्टर के माउंट करने का, कंडक्टर को हैंग करने का तरीका जो होता है वो वेरी कर रहा है। तो जैसे जैसे ये कंडक्टर और ज़्यादा डिप में हैंग होता जाएगा, दैट मीन्स उसकी ग्राउंड से दूरी जो होती है ग्राउंड से उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा सैग क्या हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली समझने वाली चीज़ ये होती है कि सैग क्या है, ये डिफरेंस को शो कर रहा है। ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल जो मेरा रेफरेंस वैल्यू है, सपोर्ट टू सपोर्ट जो डिस्टेंस है, और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। अब ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर जो है ये वेरी करता चलेगा, जैसे जैसे मैं उसको और ढीली तरीके से मैं उसको बाउंड करूंगी या और जितना लूज तरीके से मैं उसको बाउंड करूंगी तो मेरा सैग बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगर बोला है सैग की वैल्यू लो है, दैट मीन्स मेरा ये जो कंडक्टर है वो क्या है, इस इंसुलेटर के या ये जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस वैल्यू उसके कितना है, और ज़्यादा करीब होगा या और ज़्यादा उसके नियर होगा, ठीक है। और अगर इसकी डिस्टेंस ग्राउंड के और ज़्यादा ये पास होता चला जाएगा या नियर होता चला जाएगा, दैट मीन्स इसकी सैग की वैल्यू वहाँ पर हाई हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली सैग अगर आपका कम होता है तो वो कंडक्टर वहाँ पे टाइटली बाउंड है, कॉन्फ़िगरेशन टाइटली बाउंड होगा, टेंशन वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और ये केस कब देखने को मिलता है, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, आपका टेम्परेचर जो होता है वो उस केस में लो रहता है, ठीक है। टेम्परेचर आपका उसमें लो रहेगा। अब टेम्परेचर लो कहाँ पर रहता है, जहाँ पर कि आपका विंटर सीजन होता है, ठीक है। विंटर में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस या फिर आपका 10 डिग्री सेल्सियस इसमें, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे टेंशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, कंडक्टर टाइटली बाउंड होंगे और सैग उस केस में कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर टेंशन की वैल्यू में लो लेके चलती है, क्योंकि ये हमारी डिजायरेबल कंडीशन है
कि हम टेंशन और सैग की वैल्यू को मिनिमम रखना चाहिए। जैसे कि कोई भी मशीन होती है उसके लिए 100% एफिशिएंसी इट इज आइडल कंडीशन, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज समवेयर समवॉट देयर विल बी सम लॉसेज। ओके, कुछ वहाँ पे लॉसेज होंगे, कॉपर लॉसेज होते हैं, ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉसेज हैं, मैग्नेटिक लॉसेज हैं, जो भी लॉसेज हम स्टडी कर चुके हैं, उन लॉसेज की वजह से एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। 80% होगा, 75% होगा, नियर टू 100% होता है। तो सेम उसी तरीके से सैग और टेंशन की वैल्यू हम मिनिमम डिजायर तो करते हैं। आइडल एक पावर सिस्टम के लिए क्या होता है कि मिनिमम होना चाहिए, बट वो हम प्रैक्टिकली अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन ये होता है कि अगर आपका सैग की वैल्यू में मिनिमम लूंगी तो उससे क्या होगा, टेंशन मेरा हाई चले जाएगा, कंडक्टर टाइटली बाउंड होगा, और ये कहाँ के लिए होगा, आपका टेम्परेचर जहाँ पे लो होता है, ठीक है। टेंशन अगर कम है तो दैट मीन्स आपका जो वायर है वो आपका लूज तरीके से या लूज बाउंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, सैग की वैल्यू आपकी उतनी ज़्यादा हाइयर होती है, और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, दैट मीन्स इन समर सीजन, ठीक है। तो ये है, अगर सैग की वैल्यू में मिनिमम लेती हूँ तो क्या होगा, मेरा कंडक्टर टाइटली बाउंड होगा, मुझे कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम वहाँ पे प्रिफर होगी, ठीक है। ये एडवांटेज होगा, सैग की वैल्यू अगर कम होती है तो इससे क्या होगा, एक तो मेरी कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती जाएगी, कंडक्टर मटेरियल रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक है। कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट जो कि मेरे पास कम हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, क्योंकि कंडक्टर जो है वो अगर टाइटली बाउंड है तो कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट तो कम हो गई है, प्लस दूसरा क्या होगा कि मुझे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के टावर को या पोल स्ट्रक्चर को प्रिफर नहीं करना पड़ेगा। तो एक मेरा दूसरा कोस्ट यहाँ पर बच गया कि वी कैन अवॉइड हाई एल्टीट्यूड या हाई मतलब ज़्यादा हाइट के जो टावर्स होते हैं, हाई एल्टीट्यूड टावर और पोल स्ट्रक्चर, ओके। सो ये एक एडवांटेज भी होता है लो सैग को प्रिफर करने का। बट हम लो सैग की और टेंशन की वैल्यू लो नहीं, डिजायरेबल कंडीशन ये है कि हम उसको लो रखें या मिनिमम रखें, बट प्रैक्टिकली वो हम अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हमने देखा है सैग और टेंशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंड इट ऑलवेज अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर, ठीक है। देखो सैग और टेंशन दोनों ही पैरामीटर्स जो होते हैं, एक तो सबसे पहले डिजाइनिंग पैरामीटर है, ये कभी भी आपकी लाइन की परफॉर्मेंस को नहीं बताते, ठीक है। डिजाइनिंग करने के लिए जब भी हमें डिजाइनिंग करना होगा, हमें ये पता है कि हमें किस टाइप का पोल इरेक्ट करना है, किस टाइप के पोल को सेलेक्ट करना है, किस टाइप का इंसुलेटर लेना है, ये हमने देख लिया वोल्टेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर 11 kV की लाइन है तो हमें कितना नंबर ऑफ डिस्क चाहिए होगा, 11 kV से अबव की लाइन है तो डेफिनेटली हमें वहाँ पे कौन सी लाइन को कौन सा इंसुलेटर प्रेफर करना है, सस्पेंशन इंसुलेटर प्रेफर करना है, ठीक है। कोई भी डेड एंड है, ठीक है, कोई भी शार्प टर्न आता है, रेलवे क्रॉसिंग है, रिवर क्रॉसिंग है, वहाँ पे हम कौन सा इंसुलेटर प्रेफर करते हैं। अगर हम लो वोल्टेज की लाइन का लो वोल्टेज लाइन के लिए अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम वहाँ पे कौन सा इंसुलेटर प्रेफर करेंगे, शेकल इंसुलेटर करेंगे। स्ट्रेन को हम हाई टेंशन लाइन के लिए प्रेफर करेंगे। ये सब चीज़ें मैंने जब आपको इंसुलेटर पढ़ाए थे तब मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। तो जब हमने पोल का स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया है, हमें ये भी पता है कि कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग कितना होना चाहिए, कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होना चाहिए, किस टाइप का कंडक्टर मटेरियल हमें यूज़ करना है, किस इंसुलेटर को हमें प्रेफर करना है। बट हमारे पास नेक्स्ट कैलकुलेटिंग पैरामीटर, नेक्स्ट एंड फाइनल कैलकुलेटिंग पैरामीटर क्या होता है आपका, सैग और टेंशन का, ठीक है। ये दोनों पैरामीटर्स जो होते हैं वो आपकी लाइन की लोडिंग कंडीशन के ऊपर और प्लस टेम्परेचर पे, जिस एटमॉस्फेयर के या जिस एनवायरनमेंट में हम पर्टिकुलर लाइन का इरेक्शन कर रहे हैं, कोई भी वोल्टेज की वो लाइन हो, वेदर इट इज 11 kV की लाइन हो, 33 kV की हो या 66 की हो, कोई भी वोल्टेज लेवल हो, लेकिन सबसे पहले जो आपको डिसाइड करने वाला फैक्टर होगा वो क्या होता है, वहाँ का टोपोलॉजी क्या है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे टेम्परेचर हाई ही रहता है, ठीक है, या थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है, तो उस केस में हमें वहाँ पे क्या डिजाइनिंग पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सैग और टेंशन। ये दोनों पैरामीटर्स ही ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि लाइन की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं
यानी कि इन दोनों पैरामीटर्स किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन के ऊपर, एंड सेकंड लोडिंग कंडीशन ऑफ द लाइन के ऊपर। सेकंड होता है आपका लोडिंग कंडीशन, ठीक है। तो इन दो पैरामीटर्स के ऊपर वो करते हैं। अब हम इंडिविजुअली देखेंगे कि सैग और टेंशन जो होता है, ये तो हमें पता चल गया है कि मिनिमम वैल्यू हम प्रिफर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज बिठाना पड़ेगा सैग और टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। हम वैल्यू ज़्यादा हाई भी नहीं रख सकते, हम वैल्यू लो भी नहीं रख सकते, बट वी हैव टू सेट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन बोथ ऑफ दीज पर्टिकुलर लेवल्स। ओके, हाइयर लेवल और लोएस्ट लेवल के बीच में हमें कॉम्प्रोमाइज बिठाना पड़ेगा, जिससे ही हमारा क्या होगा, प्रॉपरली जो कोस्ट इफेक्टिव पैरामीटर है या इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाइन का इरेक्शन हमें सस्ता पड़ेगा, मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमें कम चाहिए होगी, ठीक है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हमारी इससे लूज नहीं होगी। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग सैग। Factors affecting sag. First is length of span या span length of span, ठीक है, length of span that is your capital L। लेंथ ऑफ स्पान और सैग जो होता है इनके अंदर रिलेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का होता है, यानी सैग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पान के, ठीक है। यानी कि स्पान लेंथ, व्हाट इज स्पान लेंथ, स्पान लेंथ इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, वेदर इट इज अ पोल और वेदर इट इज अ टावर, ठीक है। लाइन सपोर्ट्स के बीच का जो भी आपका गैप होता है, हॉरिजॉन्टल गैप, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पान लेंथ या लेंथ ऑफ द स्पान बोलते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा वो गैप होगा, जितना ज़्यादा स्क्वायर में यानी कि दुगना गैप होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो सैग की वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा रहेगी, जितना वो कम रहेगा सैग आपका कम रहेगा। ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस की बात है, अगर दो टावर हैं उनके बीच में अगर डिस्टेंस कम होगी, ऑब्वियसली वहाँ पे जो वायर होगा, वो कंडक्टर जो होगा वो टाइटली बाउंड होगा, ऑटोमेटिकली व्हाट डज इट मीन, दिट इज मीन कि आपका सैग की वैल्यू वहाँ पे कम होगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, जितना पोल का गैप, पोल टू पोल गैप, जितना स्पान लेंथ आपका ज़्यादा होगा, सैग की वैल्यू उतनी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी वाला एक फैक्टर होता है कि लेंथ ऑफ द स्पान पे आपका सैग डिपेंड करता है। सेकंड होता है वेट ऑफ द कंडक्टर, वेट ऑफ द कंडक्टर, वेट ऑफ कंडक्टर, वेट ऑफ कंडक्टर के साथ भी इसका कौन सा, जिसको मैं कैपिटल WL से डिनोट करती हूँ, तो ये सैग भी इससे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन शो करता है। सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेट ऑफ द कंडक्टर। अब वेट ऑफ द कंडक्टर में कौन से पैरामीटर्स आते हैं, जैसे कि मान के चलिए अगर हम विंटर की बात करेंगे, लाइन का इरेक्शन ऐसी जगह है जहाँ पर कि स्नोफॉल होता है, ठीक है, हैवी रेनफॉल की कंडीशंस होती हैं, तो उस केस में क्या होगा, आइस कोटिंग जमा हो जाएगी हमारी लाइन के ऊपर, तो ये क्या, ये किसके अंदर आएगा, वेट ऑफ द कंडक्टर पे आएगा, ठीक है। और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि वेट ऑफ द कंडक्टर में, क्योंकि बेसिकली जितनी भी लाइंस होती हैं वो आउटडोर में प्लेस होती हैं, तो विंड प्रेशर उनके ऊपर होगा, ठीक है, और साथ ही साथ अगर आइस रेनफॉल होता है तो रेनफॉल का प्रेशर भी वहाँ पे होता है, तो ये सारे बर्डन्स हैं किसके ऊपर, आपके कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से हैवी रेनफॉल है, हैवी स्नोफॉल है, तो आइस कोटिंग, विंड प्रेशर, ये सब पैरामीटर्स हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये किसके अंदर आते हैं, वेट ऑफ द कंडक्टर पे आते हैं। तो वेट ऑफ द कंडक्टर जितना आपका ज़्यादा होगा उतना ही आपका क्या होगा, सैग ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर प्रेशर उस लाइन के ऊपर बढ़ता चला जाएगा तो वो जो लाइन है वो डीप में नहीं चलती जाएगी, वो जो कर्वेचर है वो डीप नहीं होता चला जाएगा, यहाँ से उसकी डिस्टेंस ग्राउंड टू ग्राउंड से कम नहीं होती चली जाएगी, ठीक है। तो सैग जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट ऑफ द कंडक्टर, बहुत कॉमन सेंस से पैरामीटर से लेंथ ऑफ द स्पान पे डिपेंड करेगा। भाई ये सैग है क्या, सैग बेसिकली क्या बता रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट तो आपका फिक्स है,
रेफरेंस वैल्यू तो आपका फिक्स है, ठीक है। तो जो कंडक्टर है उसका कर्वेचर ही तो यहाँ पे अलग अलग होता चला जाएगा, और वो डिपेंड किस पे करेगा, जितना ढीला आपने उस वायर को बांध रखा होगा, जितना टाइट उस वायर को बांध रखा होगा, ठीक है। तो कंडक्टर टू कंडक्टर, टावर टू टावर स्पेसिंग पे आपका सैग डिपेंड करता है, वेट ऑफ द कंडक्टर पे आपका सैग डिपेंड कर रहा होता है। थर्ड पैरामीटर होता है इसके अंदर टेम्परेचर, ठीक है। ये भी कॉमन सेंस की बात है, टेम्परेचर भी यहाँ पे इफेक्ट होगा। ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम है तो दैट मीन्स वहाँ पे वेट ऑफ द कंडक्टर भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो आपका वेट ऑफ द कंडक्टर वहाँ पे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे कौन सा पैरामीटर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो सैग का रिलेशन होगा वो क्या होगा, इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी का बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है। डायरेक्टली का होता है, डायरेक्टली का होगा यहाँ पे नेचर। जैसे मैंने आपको बताया था सैग और टेंशन दोनों पैरामीटर्स डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लोडिंग कंडीशंस के ऊपर। लोडिंग कंडीशंस दैट मींस वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर, ठीक है। आइस कोटिंग कितना है, कितना उसके ऊपर वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, ये सारे लोडिंग कंडीशंस पे आते हैं, ठीक है। टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी वाला ही यहाँ पे बिहेवियर होता है। सैग जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले वाले अभी जो लिखा था मैंने उसमें यही तो बताया था, आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे कि मतलब समर सीजन है या वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, ऑब्वियसली 35 या 37-40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, तो उसमें क्या होगा, जो वायर होगा उसका क्या होगा, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा कम होती चली जाएगी। एक चीज़ और याद रखना कि जब आपका सैग ज़्यादा होता है ना, तो उस केस में क्या होगा, वो जो कंडक्टर है उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि क्या होगा, जब अगर मान के चलो कोई अगर वायर जो है वो लूजली वाउंड है, या मान के चलो कि वो ढीली तरीके से वाउंड है, तो कोई भी अगर एयर प्रेशर उसके अप्लाई होगा, विंड प्रेशर होगा, कोई भी थंडर स्टॉर्म अगर वहाँ पे आते हैं, तो वो कंडक्टर आसानी से टूट के नीचे गिर सकता है, ठीक है। लाइन के ब्रेकडाउन होने की या वहाँ पे शटडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो डैमेज हो सकती है लाइन को, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम सैग की वैल्यू को हम हाईएस्ट भी नहीं रख सकते, ठीक है, मैक्सिमम नहीं रख सकते। सैग की वैल्यू लो क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका टेंशन का फेनोमेना आकर हो जाएगा। अगर पोल टू पोल आपका कंडक्टर टाइटली बाउंड होगा तो वहाँ भी उसके ब्रेकेज के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि अगर टाइट अगर कंडक्टर को हमने बांध रखा है तो उसके ऊपर टेंशन अप्लाई हो गया, वहाँ पर कौन सा प्रेशर अप्लाई होगा, टेंशन वाला, तो उससे भी क्या होगा, सैग वहाँ पे हम लो भी नहीं रख सकते, हाई भी नहीं रख सकते। दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि सैग और टेंशन की वैल्यूज जो होती हैं हम उनको बिटवीन द रेंज रखते हैं, ना तो हाई रखते हैं ना लो रखते हैं, उनके बीच में ही कोई ना कोई रेंज होती है, उसके बीच में उसको वैल्यू को रखते हैं। फोर्थ होता है आपका, एंड दैट इज योर लास्ट फैक्टर इन विच योर सैग वैल्यू इज डिपेंड। सो फोर्थ होता है आपका टेंसाइल, और टेंसाइल इज नथिंग बट द टेंशन, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और जिसको मैं कैपिटल टी और इसको मैं टेंशन भी बोल सकती हूँ। इसका बिहेवियर जो होता है वो हमेशा क्या होगा, इनवर्स नेचर का होगा, ठीक है। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये टेंशन का। सैग जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेंशन के, ठीक है। टेंशन ऑब्वियसली पहले हमने स्टडी कर ही चुके हैं, सैग जितना ज़्यादा है टेंशन उतना ही कम होता है। सैग और टेंशन के बीच में कौन सा नेचर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का नेचर होता है। तो ये चार मेजर पैरामीटर्स हैं जिसके के ऊपर वो फैक्टर्स हैं जिन पे कि हमारा सैग डिपेंड कर रहा होता है। सेम ये पैरामीटर टेंशन के लिए भी अप्लाई होते हैं, ठीक है, टेंशन के लिए भी आपके सेम पैरामीटर्स अप्लाई होंगे, लेकिन वहाँ पे डायमीटर ऑफ द कंडक्टर भी वहाँ पे एक नया फैक्टर देखने को मिलता है। टेम्परेचर के ऊपर टेंशन भी रिले कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर हमेशा टेंशन भी रिले कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चार पैरामीटर्स है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो फॉर्मूला हमारे लिए यहाँ से नया डेराइव होकर आता है वो होता है आपका WS इज प्रोपोर्शनल टू WL² अपॉन T। ये फॉर्मूला हम इन चारों पॉइंट से कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी W multiplied by the square of L and divided by the tension. Tension T is what? Tension. W is the weight of the conductor and L is the length of the span. Okay. So ये 4 पैरामीटर्स हैं जिसपे कि आपका फैक्टर ये अफेक्ट करता है आपके सैग को। सेकंड, टेंशन के ऊपर भी सेम यही सारे फैक्टर्स एप्लीकेबल होते हैं, यही सारे, बट वहाँ पे एक नया पैरामीटर भी हो जाता है टेंशन के लिए, एक नया फैक्टर यहाँ पे आ जाता है डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के डायमीटर के ऊपर भी टेंशन डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पे इस टेंशन की वैल्यू को सैग को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू कैन ऑल्सो डेराइव दी डिपेंडेंट पैरामीटर्स ऑफ टेंशन ऑल्सो, ओके।
if you know the value, like if you know this value, if you know this expression that sag is proportional to WL square upon T, so you can also conclude the factors in which your tension is depending. Okay, so ये हमारा सैग का थ्योरी था जिसमें हमने डेफिनेशन को स्टडी किया, कैटेनरी और पैराबोलिक शेप को स्टडी किया. ठीक है, कैटेनरी शेप जो होता है ये बेसिकली कर्व को बताता है कि अगर आपका सैग की कर्वेचर फॉर्मेट जो है वो अगर लूज फॉर्मेट में है या टाइट फॉर्मेट में अगर वो हैंग्ड है या स्ट्रंग है. ठीक है, स्ट्रंग किसको बोलते हो? अब ये यहाँ पे जैसे मैंने बोला था इरेक्शन ऑफ लाइन को मैं बोलूँगा, अगर लाइन लगाने को हम क्या बोलते हैं? इरेक्शन बोलते हैं. सेम उसी तरीके से अगर लाइन को मुझे कंडक्टर को हैंग करना होता है तो हम उसको हैंग नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं स्ट्रंग, STRUNG, स्ट्रंग. ठीक है, ये आपका टर्मिनोलॉजी होता है जो कि हमें आपसे याद होना चाहिए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की मैकेनिकल डिजाइन में. तो नेक्स्ट होता है, अब हम एक डायग्राम लेके चलेंगे. ठीक है, सैग और टेंशन का हम एक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और जो मेथड हम उसके अंदर अप्लाई करेंगे वो होता है हमारा कैटेनरी मेथड को. ठीक है, हम पैराबोलिक मेथड उसके अंदर अप्लाई नहीं करते. क्यों नहीं करते उसका मैंने रीज़न आपको बताया है, एरर के चांसेस ज़्यादा हैं. मोस्ट प्रिसाइज जो फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे वो किस फॉर्मेट के लिए हम करेंगे? हमेशा कैटेनरी के लिए करेंगे. पैराबोलिक को मेथड को हम अडॉप्ट नहीं करते क्योंकि इसमें एरर चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, सो आज हम सैग का कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, सिंपल सा उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं कुछ. ठीक है, कॉस हाइपोबोलिक का, साइन हाइपोबोलिक की सीरीज के फॉर्मूलेज हैं. ठीक है, बहुत ही लेंदी जो होता है डेरिवेशन होता है, टफ डेरिवेशन ही होता है सैग और टेंशन का कैलकुलेशन का. ठीक है, बट हम उसको बहुत इजी वे में करेंगे. बुक आप कोई सी प्रिफर कर सकते हो, आपके पास CL वाधवा है, स्टीवनसन्स है, विलियम्सन स्टीवनसन्स है, उस बुक में भी ये डेरिवेशन है. ठीक है, जिसमें से भी आपको मोस्ट सूटेबल लगे या जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए उसको आप प्रेफर कर सकते हो. JB गुप्ता बुक भी आप उसको प्रेफर कर सकते हो. नैपटेल की वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें भी आपके पास IIT आपको खड़गपुर के आपको वीडियोस मिल जाएंगे. ठीक है, उसमें पावर सिस्टम के सारे वीडियोस हैं, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो. तो लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि बेसिकली मैंने बताया ना आपको सैग और टेंशन का जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, बट हम क्या करेंगे, हम उसी मेथड को अडॉप्ट करेंगे जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए और हमारे आगे के गेट वगैरह के एग्जाम के लिए मोस्टली हम उसको रिमेंबर करने में हमें ईजी रहे. ठीक है, और फॉर्मूलेज हम इजीली डेराइव कर सकें उससे और न्यूमेरिकल भी सॉर्ट आउट कर सकें. ठीक है, तो फर्स्ट आज हम सैग का कैलकुलेशन करेंगे, टेंशन का कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्म करेंगे. तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो है सैग एंड टेंशन कैलकुलेशन, सैग कैलकुलेशन. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें कि हम सेम डायग्राम होगा जिसमें हम दो पोल स्ट्रक्चर को प्रेफर करेंगे और उनके बीच में एक कंडक्टर जो है उसको बाउंड करते हैं. ठीक है, सपोज ये मेरा कोई ग्राउंड है. ठीक है, ये मेरा लाइन सपोर्ट नंबर A है, दैट इज योर लाइन सपोर्ट नंबर B. ओके, 1 2 भी लिख सकते हो, कोई भी नोटेशन आप यूज कर सकते हो. इसके बीच में इस तरह से मेरा जो कंडक्टर है थोड़ा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. इस तरह से कोई भी मेरा कंडक्टर जो है यहाँ से हैंग होगा. ठीक है, ये मेरा मिडिल पॉइंट है यहाँ पर O. ठीक है, सपोज सपोर्ट नंबर A और B से जो लाइन कंडक्टर का डिस्टेंस है वो मैंने यहाँ अज्यूम किया है कैपिटल L. ओके, कैपिटल L. ये डायग्राम आपको सभी बुक्स में सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इजी नहीं है. जैसे CL वाधवा जो बुक है उसमें भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस में हमको वैल्यूज को पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, देन अगेन सब्स्टिट्यूट करना है, तो बहुत ज़्यादा ही सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड्स होंगे. ठीक है, तो फाइनली हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला कंक्लूड करना है, और वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, जैसे कि आपने अभी तक देखा है सैग की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनलिटी में आती है? WL² के. ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे, जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है वो होती है सैग की वैल्यू होती है वो होती है WL² 2 मल्टीप्लाइड बाय दी T0. ठीक है, ये फॉर्मूला अभी हम डेराइव करेंगे. ठीक है,
तो ये जो WL²/2T है ना, ये क्या होता है आपका जनरलाइज फॉर्मूला ऑफ सैग होता है, ठीक है। हम दो केसेस स्टडी करेंगे। पहले तो हम जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसमें कि हम एक सिंपल सा फॉर्मूला कंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम दो केस लेंगे। फर्स्ट केस होगा जिसमें कि आपके लाइन सपोर्ट जो है वो सेम लेवल पे हैं, यानी कि देखो दोनों का जो ग्राउंड लेवल है यानी कि वो सेम है, ठीक है, हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक तो होगा सेम लेवल के जब सपोर्ट होंगे तो क्या आपके पास सैग का वैल्यू आएगा। सेकंड जो केस अडॉप्ट करते हैं या कंसीडर करते हैं वो होता है जिसमें कि आपका लेवल डिफरेंस होगा, ठीक है, यानी कि एक पोल आपका इस डिस्टेंस पे होगा और दूसरा किसी अदर डिस्टेंस पे होगा। यानी कि मान के चलो कोई भी माउंटेन या हिली एरिया होगा तो एक पोल आपका किसी भी मैदानी इलाके में है, यानी कि सरफेस जिसका एकदम रेगुलर सरफेस है, एंड सेकंड जो होगा वो कोई पोल इरेक्ट मान लो किसी हिल पे है या कोई भी एक इरेगुलर सरफेस है जहां पर कि उन दोनों सपोर्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा, वो अनइक्वल होगा या अनइवन होगा, ठीक है। तो एक तो डिफरेंट सपोर्ट लेवल होगा और एक होगा सेम सपोर्ट लेवल। दो केसेस हम इसमें स्टडी करेंगे। थर्ड वन होगा कि अगर हम जैसे मैंने आपको बोला था कि विंटर सीजन में आइस कोटिंग और विंड प्रेशर का फिनोमेना भी हमें देखने को मिलता है, तो उस केस को भी हम स्टडी करेंगे कि उस केस में आपके पास सैग का लेवल क्या निकल के आता है, सैग और टेंशन का फॉर्मूला क्या निकल के आता है। फर्स्ट वन हम बेसिकली हमें कितने डेरिवेशन करने हैं, हमें 4 डेरिवेशन करने होंगे। फर्स्ट डेरिवेशन जनरलाइज फॉर्मेट के लिए होगा। सेकंड सेम लेवल का डेरिवेशन हमें कुछ उसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, उसमें सिंपली वो आपके अगर जनरलाइज फॉर्मूले का आपने जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव कर लिया है तो सेम लेवल का कंडीशन लगाकर उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन होगा नेक्स्ट जब आपका लेवल डिफरेंस होगा, सपोर्ट जो है वो डिफरेंट लेवल पे है, ठीक है। और थर्ड होता है विंड एंड आइस कोटिंग वाला, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम ये डायग्राम देखते हैं जिसमें कि हमने कुछ ना कुछ इसके अंदर हम ट्रायंगल्स जो होंगे वो कंसीडर करेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स लेंगे, कुछ इक्विलिब्रियम कर्वेचर फॉर्मेशन देखते हैं जिसमें कि हमारी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका जिसमें कि हमें प्रॉपरली हमारा डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो ये सपोर्ट नंबर ए है, सपोर्ट नंबर बी, एंड दैट इज योर मिडिल सेंटर पॉइंट ऑफ दिस कंडक्टर एंड विच इज कॉल्ड लोएस्ट पार्ट ऑफ द कंडक्टर एंड विच इज नथिंग बट, आप इसको ओ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे इसको ग्राउंड में ओ ले लिया है, ठीक है। ये कैपिटल एल मेरा स्पान लेंथ हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, एक मिनट, इसको ये डायग्राम दिख रहा है ना, मिनट, that is capital L which is span length, support A, support B, okay, and now यहाँ पे मेरा ये हाफ ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा L/2, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ के लिए हो जाएगा कैपिटल L/2, ओके। और ये मेरा P जो है सैग मान लीजिए आप, ठीक है, ओके। क्योंकि ये देखो सपोर्ट है यहाँ पे, ये मेरा लोएस्ट पॉइंट ऑफ दी सब कंडक्टर है, ठीक है। तो सैग इज नथिंग बट दी लोएस्ट पॉइंट डिफरेंस बिटवीन दी लाइन सपोर्ट एंड दी लोएस्ट पॉइंट ऑफ दी कंडक्टर, ओके। सो यहाँ पे मैं टेंशन को जैसे इस एक पॉइंट में यहाँ पे कंसीडर करती हूँ, इस हाफ लेंथ ऑफ दी सैग के ऊपर या हाफ लेंथ का जो कंडक्टर है उसके ऊपर मैं एक पॉइंट जो है वो अज्यूम करती हूँ, दैट इज माई सी पॉइंट, ठीक है। इसके ऊपर मैं यहाँ पर टेंशन इस तरह से मेरा मान लीजिए अप्लाई हो रखा है, यहाँ पे कोई टेंशन T0 है, ठीक है। और इस
तरह से मैं इसको यहाँ से मेरा ये हॉरिजॉन्टल टेंशन होगा इस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज माय टी नॉट, और ये मेरा है टी, ओके, ये मेरा है टी। और यहाँ पे भी मेरा एक वर्टिकल टेंशन अप्लाई होगा, दैट इज माय डब्ल्यू एल। डब्ल्यू इज नथिंग बट वेट ऑफ द कंडक्टर एंड एल इज द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन मैंने लिया है उसकी लेंथ मैंने यहाँ पे एज्यूम करी है, ओ सी जो मैंने सेक्शन यहाँ पे लिया है ना उसकी लेंथ है यहाँ पे बेटा मेरी स्मॉल एल। देखो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ये मेरा सपोर्ट ए है, सपोर्ट बी है, ठीक है, इसका मैंने कोई भी एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे एज्यूम किया है। यहाँ पे मैंने सपोर्ट हटा दिए, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे सपोर्ट लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सपोर्ट का, क्योंकि पॉइंट का ही तो डिफरेंस है यहाँ पे सेग, ठीक है, तो सपोर्ट पॉइंट और जो आपका लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर है इसके बीच की डिस्टेंस को मैं सेग बोलती हूँ, ठीक है। ये मेरे दो सपोर्ट हैं, इनके बीच का जो लाइन स्पान है वो क्या है, मेरा कैपिटल एल हो गया। बीच में मैंने यहाँ पे इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ये मेरा मिड पॉइंट है, जिसको मैंने ओ कंसीडर किया है यहाँ पर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है l/2, ये मेरा l/2, और यहाँ पे ये जो मेरा एल है, सॉरी सेग है, उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या माना है, कैपिटल P, ओके। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट इस जो हाफ लेंथ ऑफ दी कंडक्टर है उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया है मिडिल में, वो है मेरा पॉइंट C, ठीक है। इस पॉइंट C के ऊपर मैंने अलग अलग टेंशन्स को मैंने अलग अलग पॉइंट्स के लिए यहाँ पे एज्यूम किया है। जैसे कि मान के चलिए कि टेंशन T है, वो क्या है मेरे यहाँ पर इस तरह से इंक्लाइंड शो हो रहा है। नेक्स्ट इस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो मेरा टेंशन है उसको मैंने नाम दिया है T नॉट। फिर वर्टिकल प्रेशर भी अप्लाई होगा, सॉरी वर्टिकल टेंशन भी अप्लाई होगा, जिसको मैंने बोला यहाँ पे WL। सो OC जो मेरा सेक्शन है उसकी मैंने लेंथ यहाँ पे एज्यूम करी है स्मॉल l, ठीक है। ये दिख रहा है वैसे तो, ठीक है, ये O, तो ये है कैपिटल L/2, कैपिटल L/2, दिस इज OC जिसकी स्मॉल लेंथ है स्मॉल l, एंड दैट इज माय टेंशन T, दिस इज माय वर्टिकल टेंशन या वर्टिकल प्रेशर W मल्टीप्लाइड बाय द L, क्योंकि हम इस OC सेक्शन के लिए मैंने अलग अलग टेंशन लिए, ठीक है, ओके। सो ये मेरा वर्टिकल टेंशन होगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल टेंशन होगा T नॉट, वर्टिकल टेंशन WL, और ये मेरा इंक्लाइन टेंशन है जिसको मैंने बोला है T, ओके। ये OC के लिए जो OC सेक्शन मैंने कॉन्फ़िगर किया है ना उसके लिए, ठीक है। यहाँ से मैंने इसके दो इस तरह से मैंने पैरामीटर ले लिए यहाँ पर, ये मैंने, ये मेरा y है एंड दैट इज माय x, ठीक है, ये है। अब हमारे पास जो तीन ट्रायंगल्स निकल के आएंगे इस डायग्राम से वो मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी, और पूरा डेरिवेशन उन तीनों डायग्राम्स के पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम परफॉर्म करेंगे। उसी के अंदर हम हाइपरबोलिक सीरीज अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर जो हायर ऑर्डर की जो इवन, जैसे कि अगर कोस हाइपरबोलिक आता है तो उसके अंदर जितनी भी सीरीज उसकी निकल के आती है ना कोस हाइपरबोलिक की, वो ऑड इवन नंबर्स होते हैं, और इवन नंबर्स की आती है जैसे 2, 4 ऐसे आएगा। साइन का होगा, अगर साइन हाइपरबोलिक को मैं अगर थोड़ा एक्सपांशन करूँगी तो जो सीरीज निकल के आएगी वो कितने नंबर की होती है, कितने ऑर्डर की होती है, ऑड ऑर्डर की होती है, तो उसमें मैं हायर ऑर्डर्स को क्या कर दूंगी, नेग्लेक्ट कर दूंगी। तो इस तरह से जो डेरिवेशन है उसमें हम 3 ट्रायंगल्स जो है वो अभी ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट जो ट्रायंगल होता है, अगर थ्योरी दिखना चाहो तो थ्योरी मेरे पास है जो मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करा दूंगी। जैसे कि थ्योरी में अगर देखोगे तो क्या है, जैसे ये डायग्राम जो है इसमें बता रखा है शोज अ कंडक्टर सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम 2 सपोर्ट्स, ठीक है, विच आर एट द सेम लेवल एंड स्पेस L मीटर, ठीक है। टेक द फॉर्म ऑफ कैटेनरी कर्व। ये शेप कौन सा कर्व का है बेटा, कैटेनरी शेप है, ठीक है, पैराबोलिक नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है जो मेथड मैंने सेग कैलकुलेशन के लिए अडॉप्ट किया है वो कौन सा है, कैटेनरी मेथड है। Providing the conductor is perfectly flexible and conductor weight is uniformly distributed along its length, okay. जैसे लेट O, यहाँ पे मेरा O पॉइंट है, लेट O बी द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कैटेनरी कर्व, ठीक है, कैपिटल L बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिटवीन 2 सपोर्ट, ठीक है। लेट W इज द वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, ये मेरा पर यूनिट लेंथ L के लिए। T इज द टेंशन ऑफ द कंडक्टर, किलोग्राम में है एट पॉइंट P, ठीक है।
एट पॉइंट सी, ठीक है, यहाँ पे मैंने सी पॉइंट एज्यूम किया है, तो ये टी क्या है मेरा यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। डब्ल्यू क्या है मेरा यहाँ पर, कि दिख रहा है कि नहीं, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे मेरा, वेट ऑफ द कंडक्टर, किलोग्राम पर मीटर। T is tension of the conductor kilogram at point C. Okay. तो इसको मैं इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। जो मेरे टेंशन है ना उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में रिसॉल्व किया है, ठीक है। जो यहाँ पे टी एक्स है, टी वाई है, ठीक है, ये भी मेरे इसके टेंशन की कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसको मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ पे मुझे दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं ना, एक तो टी नॉट है और एक मेरा डब्ल्यू एल होता है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स में टेंशन के परफॉर्म कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। एक होता है मेरा टी नॉट, that is WL and that is my T. ये हमने डायग्राम लिया है, ठीक है। इसके हमने दो ट्रायंगल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ये फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी एंड फिगर नंबर सी। 3 फिगर्स बनेंगे टू कैलकुलेट दी सेक कैलकुलेशन, ठीक है। सो सेक कैलकुलेशन और टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूलेज इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। देखो टेंशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने रिजॉल्व, टेंशन जो है उसको हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एंड सेकंड वन इज ऑब्वियसली द वर्टिकल कंपोनेंट, ओके। सो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको दो डायग्राम्स के लिए ड्रॉ किया है, ठीक है। जैसे कि हमने अगर हम टेंशन का एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वेट और इसका जो दूसरा जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा ट्रायंगल, T इज द इंक्लाइंड, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं उसको, हाइपोथेनियस होगा, ठीक है। और दूसरा होता है इसका T नॉट जो आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और WL इज दी। सो ये सारे टेंशन के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने इस सेक्शन जो OC वाला सेक्शन लिया था, ठीक है। इस सेक्शन यानी कि पूरा जो आपका टोटल कंडक्टर है जो कि आपके ए और बी कंडक्टर सपोर्ट्स के ऊपर स्टंग है या हैंग्ड है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसको अगर मिड पॉइंट से उसको हमने दो पार्ट्स में अगर डिवाइड किया है, जिसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी डिवाइड हो जाएगी। अगर टोटल लेंथ आपका स्पान कितना है, कैपिटल L है, तो ये अगर हाफ मिड पॉइंट पे हम इसको डिराइव करेंगे तो वो जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो L/2 और L/2 होगा, हाफ हो जाएगी लेंथ भी, ठीक है। सेम उसी में हमने इसका एक और हाफ पोर्शन लिया है जिसको हमने OC से डिनोट किया है, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है मैंने वहां पे बताई है, स्मॉल l, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन कंपोनेंट्स से ही हमको सैग की वैल्यू और टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। सेकंड जो एक्सप्रेशन, सेकंड जो डायग्राम है वो ये जो मेरा सैग वाला जो डायग्राम होगा, यानी कि ये जो मेरा एक्स और वाई कंपोनेंट, जो दो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, इसके अंदर
सेग का जो पोर्शन है उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में उसको मैंने डिराइव किया है। बेसिकली ये जो y वाला पोर्शन है ना, ये इस OC का ही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ डायग्राम को। ये x है, दैट इज माय y, ठीक है। तो देखो ये जो OC सेक्शन है, इसके लिए मैं क्या करूंगी, सेग का कैलकुलेशन करूंगी। तो उस सेग के पैरामीटर को मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है। एक मेरा x कंपोनेंट है, दैट इज माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड दूसरा है मेरा y कंपोनेंट, जिसको कि मैं बोल सकती हूँ वर्टिकल कंपोनेंट। नेक्स्ट, इसी तरह से टेंशन को मैंने रिजॉल्व किया है दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रायंगुलर डायग्राम ये बन के आएगा, जो मेरे लिए राइट एंगल ट्रायंगल बन के आएगा, वो इस तरह से होगा टेंशन का, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स को मैंने मर्ज करके वी हैव अ रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द टेंशन, और वी कैन से सैग, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर x और y कंपोनेंट के लिए भी सेम डायग्राम बताया है, बट मैंने क्या किया है, इसकी चेंजिंग वैल्यूज ली है, ठीक है। जैसे x को मैंने यहाँ पर डिनोट किया है dx से, y को मैंने डिनोट किया है यहाँ पर dy से, और l जो है इसको भी मैंने डिनोट किया है dl से, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो tan थीटा होगा, tan थीटा की वैल्यू इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए निकल के आएगी WL/T0, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हो, जैसे लाल बटा का, उससे अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ठीक है, उसी को हम इसमें यूज करेंगे। अलग अलग बुक्स में देखो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन होंगे, पैटर्न सेम है, डेरिवेशन का पैटर्न हमेशा सेम होगा। जैसे मैंने अगर वहाँ पे T0 एज्यूम किया है, तो हो सकता है किसी अगर वीडियो में हम देखेंगे, कोई नेप्टल का अगर वीडियो आप देखते हो, या कोई और कोई बुक सजेस्ट लोगे, तो उसमें क्या होता है, T0 की जगह उसने हाइट ले रखा होगा, ठीक है। तो नोटेशंस का ही डिफरेंस है, बाकी डेरिवेशन सेम ही होगा। सभी बुक्स में जितने भी नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास पावर सिस्टम की अवेलेबल है, डेरिवेशन का पैटर्न सेम है, बट उसकी नोटेशन, उसके सफिक्स जो होंगे वो आपके चेंज हो जाएंगे। बाकी एज इट इज आपका जो भी सेग टेंशन का कैलकुलेशन का डेरिवेशन होगा, वो इसी तरह से इसी स्टेप्स में फॉलो होता है। सो सबसे पहले तो मैंने इस पहले मैं इसको फिगर की नंबरिंग कर देती हूँ। ये मेरा फिगर नंबर A है, सेकंड इज फिगर नंबर B, एंड थर्ड वन इज फिगर नंबर C, ठीक है। फिगर A, B एंड C। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 डिराइव की है, जो कि क्या है मेरा इस फिगर नंबर 1 से, फ्रॉम फिगर नंबर B, ठीक है। इससे मैंने यहाँ पे डिराइव किया है tan थीटा इक्वल्स टू WL अपॉन, ठीक है, जो भी आपका ये लंब और आधार वाला जो फॉर्मूला होता है उससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो WL/T0 बेस, और जो होता है ना LBH हाइट, और बेस को अगर अपन बोलेंगे H/B, उससे भी हो जाता है। नेक्स्ट, सेम इसके लिए फिगर नंबर C के लिए, फिगर नंबर B के लिए, C के लिए निकालेंगे, तो tan थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, फ्रॉम फिगर नंबर C, tan थीटा इक्वल्स टू dy अपॉन dx, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, उनके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसका क्रॉस कुछ मतलब हमको बेसिकली एक सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि देखो dy की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि जो एक्सप्रेशन में निकालूंगी ना, वो एक सिंगल टर्म्स के लिए निकालूंगी, ठीक है। इन दोनों ही ट्रायंगल के ऊपर, इन दोनों ही फिगर्स के ऊपर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ओके। सो सबसे पहले इस डायग्राम को मैं डायग्राम को मैं रफ नहीं करूंगी, ये डायग्राम एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारी निकल चुकी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट इसमें होता है इसी इक्वेशन फिगर नंबर C से, फ्रॉम फिगर नंबर C, ये आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ नोट डाउन करते चलेगा, जब भी आप इस वीडियो को देखें तभी ये चीज़ें आपको दिमाग में कैच होंगी, ठीक है। फिगर नंबर C में अगर अपन अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इससे इजी वे में आपको मेरी बुक में समझ में नहीं आएगा, कोई भी वीडियो लेक्चर इतना डिटेल में नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, DL स्क्वायर इक्वल्स टू dy का होल स्क्वायर प्लस dx का होल स्क्वायर,
तो डी एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ दी डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, या एक मिनट, इसको मैं डी एक्स की टर्मोलॉजी को मैं यहाँ से हटा दूंगी। तो अगर मैं यहाँ इसको बोलूँ तो क्या हो जाएगा, डी एल बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। डी एक्स को जो है मैंने सबसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म निकल के आएगा। अब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, जैसा मुझे पता है डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, अभी मैंने बताया था डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट दी टेन थीटा। तो डी एल बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन थीटा का, या टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी एल बाय डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसको हम डब्ल्यू एल अपॉन टी नॉट भी लिख सकते हैं। वही मैंने बताया, देखो नंबर ऑफ इक्वेशंस हो गए 10 से 12 नंबर ऑफ इक्वेशंस निकल के आएंगे या उससे ज़्यादा एक्सप्रेशन निकल के आएंगे, और उन सब एक्सप्रेशन में हमें बस सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन से टू गेट द सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर टेंशन और सैग। ठीक है, हमारा मेन मोटिव और मेन कंक्लूजन जो यही है कि हमें लास्ट में एक सैग की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो डी एल बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस डब्ल्यू एल अपॉन टी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। अब हम इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर, इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ से मैं ये दोनों इक्वेशन को रब कर देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, देखो दो हमने कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड किया है या रिसॉल्व किया है हमारे टेंशन और सैग के कंपोनेंट को। ठीक है, टेंशन के कंपोनेंट को मैंने रिजॉल्व किया है, तो मेरे पास दो कंपोनेंट निकल के आए, टी नॉट और डब्ल्यू एल। इसी से मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, सेकंड जो मेरा दूसरा मैंने ओसी सेक्शन माना था, ठीक है, उसके लिए मैंने एल एक लेंथ मानी थी, उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये मेरा डीएल हो गया, डीएक्स और डीवाई होगा। ठीक है, इसी के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करी है, वो आप इजीली निकाल सकते हो इन दोनों डायग्राम्स को देख करके। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इस फिगर को लिया है मैंने, फिगर नंबर सी को, इसको मैंने रिजॉल्व किया है, इसको मैंने सॉर्ट आउट किया, तो मेरे पास जो भी पाइथागोरस निकालने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आता है वो इस तरह के इक्वेशन नंबर 3 होता है। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन नंबर 3 का इंटीग्रेशन करूँगी ताकि मेरे पास जो टर्म्स निकल के आएंगी वो कॉस या फिर साइन में होंगी। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 13, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से, दोनों से हमने उसको इंटीग्रेट किया है। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी एल अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू एल अपॉन टी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू, ठीक है, टी नॉट अपॉन डब्ल्यू एल आ जाएगा, न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, टी नॉट अपॉन डब्ल्यू एल मल्टीप्लाइड बाय साइन हाइपोबॉलिक इनवर्स, साइन हाइपोबॉलिक इनवर्स डब्ल्यू एल अपॉन टी नॉट प्लस सी। ठीक है, ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया है। ठीक है, अभी तक मैंने इसमें बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई नहीं किया है, सिंपली मैंने इंटीग्रेशन किया है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये मेरा टी नॉट डब्ल्यू एल जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड होगा ये साइन हाइपोबॉलिक इनवर्स से। ठीक है, ये टर्मोलॉजीज हमारे पास निकल के आएंगी। कांस्टेंट सी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, आपके पास एस की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, एक्स भी आपका 0 होगा, और उस केस में जो मेरे पास, एक मिनट, हाँ,
C निकल के आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगी, पुट इक्वेशन नंबर 4 हो गया मेरा, पुट s इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू, इससे मेरा c 0 निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा x इक्वल टू T0 बाय W साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स WL अपॉन T0। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगी, साइन का हाइपरबॉलिक इनवर्स साइन हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाइड करूंगी। ठीक है, यानी यहाँ पे इसके साथ जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं उसको मैं अपने दूसरे साइड पे ले आऊंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा WX बाय T0 इक्वल्स टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स WL अपॉन T0। ठीक है, बहुत इजी सी मैथ है। अब कुछ नहीं करना है, साइन हाइपरबोलिक आपका इधर आ जाएगा, तो हमारे पास WL बाय T0 का फॉर्मूला आ जाएगा। देखो WL T0 क्या है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। T जो टेंशन है आपका, ठीक है, पॉइंट C के ऊपर एप्लीकेबल है। इसके मैंने दो कंपोनेंट रिजॉल्व किए हैं, एक मेरा हॉरिजॉन्टल है, एक मेरा वर्टिकल है, एक T0 है। ठीक है, ये भी मेरा इनिशियल टेंशन मान के चलो आप, या इसको बोल सकती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन अकरिंग या पॉइंटिंग एट दी this is the horizontal component of tension occurring at point C, okay, and this is the vertical component which is nothing but weight multiplied by the L। ये जो भी सैग और टेंशन का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए करेंगे। फिर हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर पूरी लेंथ का फॉर्मूला या पूरी लेंथ का जो भी वैल्यू है वो हम वहाँ पे असाइन कर देंगे, so that we can finalize या फिर finally we can calculate the final or total value of the sag or this particular A and B support। okay, इस A और B सपोर्ट के बीच में जो आपकी सैग की वैल्यू होगी, पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक छोटे सेक्शन के ऊपर हम अपना जो भी पाइथागोरस है या जो भी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फिर फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा उसके अंदर हमें बस कुछ नहीं करना है, जो आपके पास लेंथ की वैल्यू है उसके अंदर उसकी लेंथ की जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, उससे आपका फाइनल सैग की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो अभी तक हमारे पास क्या है, WX T0 अपॉन साइन हाइपोबॉलिक इनवर्स, क्योंकि हमें साइन का हाइपोबॉलिक इनवर्स का फॉर्मूला या साइन हाइपोबॉलिक इनवर्स जो है उसको हमें अभी हटाना है, तो उसके लिए हमने सारा एक्सप्रेशन किया है। तो फाइनल आपका एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, W लेंथ कैसे निकाल लेंगे, इसके बाद लेंथ कैसे निकल के आएगी, L इक्वल्स टू T0 अपॉन W इंटू साइन हाइपरबॉलिक WX अपॉन T0। ठीक है, ये हो गया। आज हम जो है सैग की वैल्यू फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो y है ना, y, ये जो मैंने x और y दो कंपोनेंट्स निकाले हैं, ये y बेसिकली है क्या, y क्या है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर एंड दिस इज द सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि हमने एक छोटा सेक्शन माना है C। ठीक है, OC मेरा एक छोटा सा सेक्शन है उस लाइन कंडक्टर का, तो C क्या है यहाँ पे, इसका लाइन सपोर्ट का पॉइंट है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर एंड द पॉइंट ऑफ द सपोर्ट इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ सैग। तो y मेरे लिए बेसिकली क्या है, यहाँ पर सैग होता है। ठीक है, बुक्स में आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि y कहाँ पर है, आप एक पूरा डेरिवेशन पढ़ लोगे, उसके बाद आपको उसमें एक लाइन लिखी हुई आएगी कि y इज नथिंग बट योर सैग। ठीक है, तो ये है। तो L की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, यहाँ से WL बाय T0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इजी मैथ है, तो L इक्वल टू T0 अपॉन W मल्टीप्लाइड बाय साइन हाइपरबॉलिक, और यहाँ से मेरा WX बाय T0 निकल के आ जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो मेरे पास पहला एक्सप्रेशन था वो क्या था, जो हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ किए थे उसमें dy बाय dx मैंने निकाला था, क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा होगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे इसी को मैं इक्वल भी बोल सकती हूँ WL बाय T0 के। ठीक है, सो ये फॉर्मूला था। अब मैं क्या करूँगी, इस L की वैल्यू को, यार ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। ठीक है, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो पुट
value of small l from equation number 5 to 6, इक्वेशन नंबर 6। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, सॉरी हाँ ये हो गया। तो अपन को क्या करना है, l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें। तो ये हो जाएगा dy dx और l मेरा हो जाएगा w t नॉट अपॉन t नॉट w साइन हाइपरबॉलिक wx बाय t नॉट। ठीक है, तो यहाँ से मेरा dy बाय dx क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक wx बाय t नॉट। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल हमने जो फॉर्मूले इक्वेशन नंबर 1 और 2 में डेराइव किए थे, विच इज dy बाय dx इज tan थीटा एंड tan थीटा इज आल्सो इक्वल्स टू द WL बाय T नॉट। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स की वैल्यू हमने निकाली थी। हमने इंटीग्रेशन किया बोथ साइड का, जो भी हमारा प्रीवियस इक्वेशन आया था, तो हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आई। बाउंड्री इक्वेशन पुट करने पर, बाउंड्री की सिचुएशन, बाउंड्री की कंडीशन पुट करने पर हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आता है WX T नॉट इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। हाइपरबोलिक को हटाने के लिए हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमारे पास लेंथ ऑफ दी, जो हमारे पास लेंथ ऑफ दी कंडक्टर है वो अभी क्या निकल के आ रहा है इस OC सेक्शन के लिए T नॉट W साइन हाइपरबोलिक WX बाय T नॉट। सेम हमने वापस वही कंडीशन जो अप्लाई करी है, ताकि हमने ये जो एक्सप्रेशन L का निकल के आ रहा था इसको सब्स्टिट्यूट किया है इक्वेशन में, ताकि हमारे पास dy dx का एक्सप्रेशन निकल पे आ सके। और क्योंकि हमारा फाइनल जो मोटिव हो वो क्या है, y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर dy बाय dx का इंटीग्रेशन करेंगे। अगेन वी हैव टू इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर आपका है ये 7, इक्वेशन नंबर 7। So integrate equation number 7। So हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आ जाएगा, y इक्वल्स टू T नॉट बाय W cos हाइपरबॉलिक WX बाय T नॉट प्लस D। ठीक है, सेम D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू पुट इनिशियल कंडीशन इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 8 में, ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा। इसके अंदर हम पुट करेंगे इनिशियल कंडीशन, या इनिशियल या बोल सकते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन इज व्हाट, बाउंड्री कंडीशन में आपके पास x की वैल्यू 0 रहेगी, y की वैल्यू 0 रखोगे, तो d की इक्वेशन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस का T नॉट बाय W, माइनस का T नॉट W। पुट करो इसमें, सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, T नॉट अपॉन W कोस हाइपरबॉलिक WX बाय T नॉट माइनस का T नॉट अपॉन W। कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, T नॉट W cos हाइपरबॉलिक WX बाय T नॉट माइनस 1। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 9। ओके, सो इक्वेशन नंबर 9 आज के लिए हम यही करेंगे। इक्वेशन नंबर 9 इज व्हाट, इज योर कैटेनरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना होगा, देखो इस इक्वेशन में हम इस कॉस हाइपरबॉलिक को एक्सपांशन करेंगे। ठीक है, इसकी हम सीरीज का एक्सपांशन करेंगे। सो बाय एक्सपांडिंग दिस हाइपरबॉलिक इक्वेशन वी हैव नंबर ऑफ इवन नंबर सीरीज आएगा इसमें। ठीक है, कॉस में क्या होता है, इवन नंबर की सीरीज आएगी 1, फिर उसके बाद WX का स्क्वायर, W स्क्वायर X स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, देन प्लस, क्योंकि इवन सीरीज है तो W की पावर 4 X पावर 4 अपॉन
फैक्टोरियल नंबर 4, तो इस तरह से एक सीरीज निकल के आएगा, ठीक है। तो हम उसके अंदर फर्स्ट टू जो ऑर्डर्स होंगे या फर्स्ट टू टर्म को इसके अंदर कंक्लूड करेंगे। सो हमारे पास अभी तक हम आज यही करते हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि दिस इज व्हाट योर कैटेनरी इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट अ कैटेनरी इक्वेशन, ठीक है। सो आगे का डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।